हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा टनल। दिस इज़ उमेश किशोर। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक आर्टिकल के साथ। आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें लोअर क्लास से लेकर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम आज आर्टिकल की बात करेंगे। है क्लियर? तो आर्टिकल क्या होता है? तो आपके सामने दिख रहा होगा आपको, द वर्ड्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। मतलब ए, एन और द, इन्हीं तीनों वर्ड को ही क्या बोला जाता है? आर्टिकल बोला जाता है। इन तीनों वर्ड्स को क्या बोला जाता है? आर्टिकल। मतलब क्या? द वर्ड्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। मतलब ए, एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। है क्लियर? तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है? टाइप ऑफ आर्टिकल। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल ये क्या होते हैं? तो इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आपके दो आर्टिकल रखे गए हैं, ए और एन। ये आते हैं आपके इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में। और डेफिनेट में आते हैं आपके, डेफिनेट में सिर्फ आपका द आता है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में ही क्यों ए और एन रखा गया और डेफिनेट आर्टिकल में क्यों द रखा गया, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल या फिर जो ए और एन लगता है, ये क्या करते हैं? इनके जो वर्ड्स होते हैं ये आपको इंडेफिनिट सेंस देते हैं। अब इंडेफिनिट सेंस मतलब अनिश्चितता का सेंस देते हैं। मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं होता। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक लिख रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ। आप देखिएगा एग्ज़ाम्पल क्या है। मान लो मैंने लिखा ए डॉक्टर। अब ए डॉक्टर का मतलब क्या है? मतलब एक डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे ए डॉक्टर में, यहाँ पे जो ए का मतलब है, ये ए का सेंस दे रहा है एनी से। एनी मतलब कोई डॉक्टर, दैट इज़ एनी डॉक्टर। मतलब ए डॉक्टर का मतलब क्या होता है? कोई डॉक्टर। मतलब ए और एन को अनिश्चितता मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स के, ऐसे नाउन के साथ लगते हैं जो इंडेफिनिट सेंस देते हैं। और द डेफिनेट आर्टिकल इससे क्यों कहा जाता है? क्योंकि द का जो यूज़ होता है, मतलब द जो दिखाता है, द क्या करता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को दिखाता है ना? मतलब किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु को दिखाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डेफिनेट आर्टिकल रखा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, ही सॉ द डॉक्टर। ही सॉ द डॉक्टर। अब अभी यहाँ पे आपने ए डॉक्टर देखा, तो यहाँ पे ए डॉक्टर मतलब यहाँ ये सेंटेंस से अलग था तो कोई डॉक्टर। पर अब यहाँ पे ही सादा डॉक्टर आया, मतलब क्या? कि उसने डॉक्टर को देखा। तो उसने कौन से डॉक्टर को देखा? और ज़रूर ही उसने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा होगा, मतलब विशेष जो उसके सम रिलेशन में रहा होगा, कुछ ऐसे डॉक्टर को देखा होगा। है क्लियर? अभी आपको क्लियर नहीं हुआ कि ये डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? तो हम अभी अपने आने वाले अगले टॉपिक में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ए और एन। फ्रेंड्स, जैसे कन्फ्यूज़न होता है ना कि मतलब ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है, तो हमें जैसे नॉर्मली बताया जाता है कि वॉवेल के साथ लगता है ए और कॉन्सोनेंट, वॉवेल के साथ लगता है एन और कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ए और एन लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। कहाँ लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। मतलब वो नाउन जो सिंगुलर होते हैं, मतलब एक वचन करता है। सिंगुलर मतलब जैसे मैंने बोला ए बुक, तो यहाँ पे ये किताब क्या सिंगल है, तब इसके साथ क्या लग गया? ए लग गया। ये दो सेंस ठीक होता है कि मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ आते हैं ए और एन। पर आपको थोड़ा सा बताने में ये गलत कर दिया जाता है कि ए और एन इंग्लिश के वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ नहीं आते। ये क्या करते हैं? ये हिंदी के स्वर और व्यंजन के साथ आते हैं। मतलब अगर हिंदी के स्वर क्या होता है आपको पता होगा ना? आ वर्ग वाले, छोटा आ, बड़ा आ,
छोटी ई, ये सब आपने पढ़ा होगा। आ वर्ग होता है आपका स्वर्ग, और का वर्ग मतलब का, खा, गा, पढ़ा है ना सबने। ये होता है, इसे बोलते हैं व्यंजन। ये होता है आपका कॉन्सोनेंट, ये होता है कॉन्सोनेंट, और ये होता है आपका वॉवेल। तो आपका एन लगता है हिंदी के स्वर के साथ, और ए कहाँ लगता है, हिंदी के कॉन्सोनेंट के साथ। जैसे अब आपको ये एकदम क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लो आपको तो पता है कि इंग्लिश का ए, ई, आई, ओ, यू इनके साथ एन लगता है, पर ये गलत होता है। मतलब ये हर जगह फॉलो नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने लिखा बॉय, तो इसके साथ ए लगना है या एन लगना है, तो आप तो ये तो क्लियर हो जाएगा भाई बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप क्लियर हो जाओगे। पर अगर आप इसे बॉय को लिखोगे, ज़रा पेज एक मिनट ले लेता हूँ मैं, वही पुराना पेज। अब मान लो बॉय, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ ए ही आने वाला है। पर मान लो आपने बात की किसी मैंने बोल दिया, बात करते यूनियन की, यूनियन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो अगर आप ये याद करके बैठोगे कि ए, ई, आई, ओ और यू के साथ लगता है सिर्फ, तो ये यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे, है ना। मतलब क्या, अब यहाँ पे आपका, आप हिंदी का प्रोनाउंसिएशन देखो, उच्चारण देखो, आप यूनियन को कैसे लिखोगे। आपको यूनियन लिखना होगा तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, मतलब स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, या आ रहा है, और या क्या है, हिंदी का व्यंजन है, और हिंदी का व्यंजन होने की वजह से इसके साथ एन ना हो के क्या लगने वाला, ए लगने वाला है क्लियर। जैसे मैं आपको आगे और बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, मान लो और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे बोल दिया जाए एन कहाँ लगेगा, मान लो इंक पैड आ जाए, इंक पैड, ये ए इंक पैड होगा या एन इंक पैड होगा, तो ये होगा एन इंक पैड। क्यों, आप इंक पैड को ज़रा लिखो, तो इंक को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो इंक, पैड तो लिख लोगे ना, इंक पैड। तो बताओ इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हिंदी के स्वर से हुई, तो हिंदी के स्वर के साथ होने की वजह से इसे क्या बोल जाता है, इसके साथ एन लग जाता है। अब ऐसे बहुत से आपको क्या मिलेंगे, ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे जो आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर देते हैं। मैं उन वर्ड्स को बताता हूँ आपको। जैसे MLA, MLA, तो अब बताओ ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, एम से, पर इसके साथ भी क्या लगता है, एन लगता है। क्यों लगता है, अब एन लगने का भी रीज़न है भाई, जब हम MLA को हिंदी में लिखते हैं एम, तो बताओ ना ये ए आया, और ए क्या है, स्वर है, वोवेल है, हिंदी का स्वर है, तो इसलिए इसके साथ क्या लग गया, एन लग गया। तो आपको इंग्लिश के स्वर और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, आपको हिंदी के वोवेल और कॉन्सोनेंट को देखना है। अगर हिंदी का वोवेल है तो एन लगेगा, और हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या लगेगा, ए लगने वाला है। जैसे मैं और आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में आप देखो ना क्या हो गया, यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग तो वॉवल से हो रही है ना, बट ये इंग्लिश के वॉवल से हो रही है। बट जब आप इसे लिखोगे, जब आप लिखोगे इसे, जब आप इसे लिखोगे तो क्या आया, ये या आया, और या आने की वजह से ये हिंदी का व्यंजन हो गया, और इसीलिए इसे क्या, इसके साथ क्या लग जाता है, एन लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपने समझा क्या कि अगर हिंदी का स्वर है तो एन लगने वाला, और हिंदी का व्यंजन है तो फिर ए लगेगा। इंग्लिश के वॉवल कॉन्सोनेंट से हमें मतलब नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। तो हम एक एक करके हम डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ सबसे पहले हमने देखा क्या, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, मतलब जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, दा लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया, द बुक यू want is out of print।
तो यहाँ पे देखो ना, बुक के साथ दा लगा क्यों यहाँ पे? अब ये जो बुक है ये पर्टिकुलर या फिर विशेष वस्तु है। क्यों? अगर आप इसका मतलब निकालो, द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, मतलब जो किताब तुम चाहते थे उसको क्या हो गया, उसका प्रिंट आउट निकल गया है। मतलब अब यहाँ पे कोई ऐरी गैरी किताब नहीं है, अभी यहाँ पे वो किताब है जिसे तुम चाह रहे थे, जिसको तुम चाह रहे थे वो किताब आ गई। इसलिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो किताब है ये पर्टिकुलर थिंग हो गई। तो किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु के साथ यहाँ पे क्या लगता है, दा लगता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो यूज़ क्या है, कहाँ लगता है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन्ड टू रिप्रेजेंट होल क्लास। इसका मतलब क्या है, मतलब जब एक वचन संज्ञा फिर एक वचन कर्ता क्या कर दे, अपनी पूरी जाति, होल क्लास, अपनी पूरी जात का क्या कर दे, मतलब रिप्रेजेंट करे। मतलब जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मतलब जब कोई नाउन अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने लगे तो फिर क्या होता है, तब वहाँ पे दा लगता है। जैसे मैंने लिखा द काउ इज यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे क्या हुआ, द काउ इज़ यूजफुल एनिमल। यहाँ पे काउ इज़ यूजफुल एनिमल भी हो सकता था भाई, गाय क्या है, एक उपयोगी या फिर लाभदायक जानवर है। पर यहाँ पे एक गाय की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ पे पूरे गाय की जाति, जितनी भी गाय होती है हम उनकी बात कर रहे हैं कि गाय क्या है, काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तो इसलिए इसके आगे क्या लग गया, दा लग गया। क्यों? ये सिंगुलर है और ये अपने पूरी जाति का बोध करा रही है। जैसे मैं आपको और एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। मतलब यहाँ पे क्या है, द रोज़ इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, मतलब जो गुलाब है वो सभी फूलों में सबसे ज़्यादा सुगंधित फूल है। स्वीटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा महकने वाला, है ना, खुशबूदार फूल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गुलाब की बात हो रही है कि मेरे घर का गुलाब जो है सबसे ज़्यादा महकता है, नहीं ना। यहाँ पे ये जो गुलाब है ये पूरी गुलाब जाति, पूरी गुलाब की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लग गया, दा लग गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज़ के साथ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ पढ़ रहे हैं कि दा कहाँ कहाँ लगता है। तो देखो तीसरा क्या है, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ प्रॉपर नाम होते हैं, व्यक्तिवाचक नाम होते हैं, उनके साथ भी क्या लगते हैं आपके, दा लगता है। जैसे दा कहाँ लगता है, ओशियन एंड सीज, मतलब दोनों की मीनिंग वही है, समुद्र और सागर। पर अब जैसे किसी समुद्र और सागर के पहले दा नहीं लगता, उनके नाम के आगे। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो अब अगर सागर का नाम आ गया पैसिफिक ओशियन, तो उसके आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। सागर का नाम, समुद्र का नाम तो होगा, नाम होगा। अगर खाली रिवर है तो दा नहीं लगने वाला, पर अगर उनका नाम है, ओशियन है तब नहीं लगेगा, पर उनका नाम है ओशियन, मतलब द पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक मतलब प्रशांत, तो इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगने वाला है, दा लगने वाला। ऐसे रिवर, किसी नदी का नाम होगा, जैसे द गंगा, द यमुना, है ना। तो अब गंगा है, ये नदी का नाम है। अब नदी का नाम होने की वजह से इसके साथ लग जाएगा, दा लग जाएगा। कैनल्स मतलब नहर, अब कैनल मतलब क्या होता है, नहर, तो कैनल के साथ नहीं लगेगा, ये कैनल के नाम के साथ। जैसे आपने स्वेज नहर पढ़ा है ना, स्वेज कैनल, स्वेज नहर पढ़ा होगा, तो इसके साथ क्या लगेगा, दा लगने वाला है। क्लियर, मतलब किसी नहर का नाम होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है, अगला है डिज़र्ट। डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान, कोई रेगिस्तान होगा उसके भी साथ क्या लगता है, उनके नाम के साथ दा लगेगा। जैसे आपने सहारा रेगिस्तान पढ़ा होगा, है ना, तो आप इसे सहारा ना बोल के क्या बोलने वाले हैं, दा सहारा बोलेंगे। क्यों, ये एक रेगिस्तान है। अब अगला क्या है, माउंटेन रेंज, मतलब पहाड़ियाँ, पहाड़ों की जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। जैसे मैं बात कर लूँ आपकी हिमालय, तो आप हिमालय ना बोल के क्या बोलेंगे, दा हिमालय बोलेंगे। है क्लियर। यानी अगर मैं आपको एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो क्या आप समझ सकते हैं कि जितने भी भौगोलिक, जितने भी जियोग्राफिकल
प्लेसेस हैं या चीज़ें हैं उन सब के साथ क्या लगता है, जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल, अब जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक चीज़ें, भूगोल मतलब जो जो चीज़ हम भूगोल के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं उन सब के नाम के साथ क्या लगता है, दा लगने वाला है। जैसे भूगोल में हम पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं, पठार के बारे में पढ़ते हैं, दर्रों के बारे में पढ़ते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं, नहर के बारे में पढ़ते हैं। आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? आपके भूगोल में सन आता है, अर्थ आता है, जितने भी ग्रह आते हैं है ना, तो इन सब के साथ भी क्या लगता है, स्काई, ये सब हम जियोग्राफी में तो पढ़ते हैं। यानी कि इन सब के साथ क्या लगने वाला है, इन सब के साथ भी आपका दा लगने वाला है। क्लियर? और एक और मैं बता दे रहा हूँ, ना ही सिर्फ जियोग्राफिकल बल्कि अगर हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं तब भी इनके साथ क्या लगता है, दा लगता है। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री वाली चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें, मतलब आपने ऐतिहासिक बिल्डिंगें पढ़ ली, मतलब आपका द ताज, द लाल किला, है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंगें, किताबें जैसे द रामायण, द पुराण, है ना, ये सब द वेदास। अब जितने भी हिस्ट्री वाली चीज़ें, हिस्ट्री के नाम पढ़ेंगे उन सब के साथ क्या लगता है, उन सब के साथ भी दा का यूज़ होता है। क्लियर? तो हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल विद बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। जैसे हमें पता है कि भाई कि नाम के आगे दा तो नहीं लगता है ना, कि मान लो मेरा नाम उमेश है तो दा उमेश तो थोड़ा ना बोलने वाले हैं, पर दा लगेगा। कब लगेगा, जब किसी के नाम के आगे एडजेक्टिव लगाओ। एडजेक्टिव जानते हो ना, नाउन की विशेषता जो बताते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा द ग्रेट खली, सुना है ना, द ग्रेट खली। अब खली भी तो एक नाम ही है, पर इसके नाम के पहले दा क्यों लगा, क्योंकि इनके नाम के पहले एक एडजेक्टिव लगा था, ग्रेट। तो इनके नाम के पहले एडजेक्टिव लगे होने की वजह से इनके नाम के पहले क्या लग गया, डेफिनेट आर्टिकल दा लग गया। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उसके पहले क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है, तब भी उसके पहले दा का यूज़ होता है। फिर आपने अगला देखा क्या है, विद सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब आप जान ही गए होंगे सुपरलेटिव क्या होता है। जैसे ऐसे वर्ड जो सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं, जैसे डार्केस्ट, है ना, हाईएस्ट, बेस्ट, अगर ये सब वर्ड भी मिल रहे हैं तो इनके साथ क्या लग, इनके नाम के इनके पहले क्या लगता है, दा लगता है। ठीक है, इसके भी पहले हम क्या यूज़ करने वाले हैं, दा, यानी कि सुपरलेटिव के पहले भी लगता है दा। है क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और कहाँ कहाँ लगता है डेफिनेट आर्टिकल, विथ ऑर्डिनल। अब ये ऑर्डिनल क्या होता है, तो आपने जब आपने नंबर पढ़ा होगा 1 2 3 4, ये तो नॉर्मल नंबर होते हैं, पर जब आप इन्हीं नंबर को फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आप फर्स्ट बोलते हो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इन्हें ऑर्डिनल बोला जाता है। तो जितने भी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है तो ऑर्डिनल के साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। मतलब आप फर्स्ट ना बोल के द फर्स्ट, द सेकंड, और फिर क्या मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट भी आ गया तो लास्ट के पहले भी क्या लगता है, दा लगता है। क्लियर है? फिर आगे क्या है, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब गिटार, हारमोनियम, इन सब के साथ क्या लगने वाला है, फ्लूट, ये इन सब के साथ पहले भी क्या लगता है, इन सब के नाम के पहले भी दा लगता है। आगे देखते हैं क्या क्या होगा, और आगे हम देखते हैं। तो फिर क्या है, विद डिजिग्नेशन, मतलब क्या, किसी की पद के नाम के पहले। अब मैं इसको फेमस एग्जांपल बताता हूँ। जब आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो तो टू द प्रिंसिपल लिखते हो, द प्रिंसिपल लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बताओ, लिखते हो ना, द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के पहले दाल लगाया क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक पद है, एक पदवी है, और अगर वो पद है, डिजिग्नेशन है, तो उसके पहले क्या लगने वाला है, दा। जैसे मैं बात कर लूँ द सीएम की, तो सीएम की पदवी है भाई, एक पद है, तो उसके पहले भी क्या लगा, द चीफ मिनिस्टर। है क्लियर? तो अगर आपको कोई पदवी मिल रहा है, कोई पद मिल रहा है, डिजिग्नेशन मिल रहा है, तो उसके पहले भी दा लगता है। फिर ये क्या है, विद RCT। अब ये RCT क्या है, अगर मैं बात कर लूँ RCT, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको याद करने के लिए। R का मतलब होता है रेडियो, C का मतलब होता है सिनेमा, या और C का मतलब होता है कंसर्ट, और T मतलब होता है थिएटर, है ना। मतलब अगर आपको रेडियो, सिनेमा, कंसर्ट, थिएटर याद करने का, RCT, रेडियो, सिनेमा, कंसर्ट, थिएटर, ये सब भी मिलता है, ये सब मिल रहा है, द रेडियो, द सिनेमा, द कंसर्ट, द थिएटर, इनके नाम के पहले भी क्या लगता है, दा लगता है। और हम आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विद HRLCM, शॉर्ट फॉर्म में HRLCM मतलब क्या, H मतलब होता है होटल, H मतलब क्या होता है, होटल,
होटल, और आर मतलब होता है आपका रेस्टोरेंट, आर मतलब रेस्टोरेंट, एल मतलब लाइब्रेरी, सी मतलब हो जाएगा आपका क्लब, अब एम मतलब हो जाएगा म्यूजियम। मतलब आपको होटल, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, क्लब, म्यूजियम अगर ये सब भी लिखा हुआ मिल रहा है तो आप इसके पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे। है क्लियर। विद SAT, अब ये SAT क्या है, एस मतलब होता है शिप, ए मतलब क्या हो जाएगा आपका एरोप्लेन, अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, एरोप्लेन। फिर क्या आपका टी से क्या हो जाएगा ट्रेन। अगर ये नाम भी मिल रहे हैं तो आप इनके पहले क्या लगाने वाले हो, द लगाने वाले हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सेशन डेफिनेट आर्टिकल का, मतलब डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूँ, क्योंकि मैं और बाकी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ और बहुत सारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता और इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।